हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। दिस साइड अनमोल नागपाल और स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज पावर पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपसे दो क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन था कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कितने सुप्रीम कोर्ट है, तो कोई दो बोल रहा है, कोई तीन बोल रहा है। बोलो, एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना अब ये बात। और ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे अपनों ने बनाई थी, तो वो कौन सी है? आंध्र प्रदेश। ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे और दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब रही बात पढ़ाई की तुम्हारी, तो अभी भी कुछ लोग जो सोए हुए हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आराम से कर लेंगे, तो उनका आराम कभी खत्म नहीं होगा और कल कभी आएगा नहीं। क्योंकि समय है, अभी भी समय के अनुसार बदल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। समय ने अगर बदला तब तकलीफ हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है खुद पर भरोसा रखना। अगर आपको खुद पे विश्वास है, खुद पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। फिर चाहे दुनिया आप पे भरोसा करे चाहे ना करे। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, फिर दुनिया चाहे सारी विश्वास करे कि तू कर सकता है, फिर भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे जरूरी होता है खुद पर भरोसा रखना कि मैं कर सकता हूं। तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। तो शुरू करते हैं अपने। देखो, सबसे पहले अपने इस चैप्टर के अंदर जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिलीजियन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब जेंडर, रिलीजियन, कास्ट, इन तीनों के बारे में सुना भी है और जानते भी है अपने। तो आज इसका ये देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है और पॉलिटिक्स में इन तीनों का क्या रोल है। तो इतने में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे फोकस के साथ वीडियो देखनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान वर्ड्स के अंदर ये चैप्टर समझा दूं। तो चलो देखो, सबसे पहली स्लाइड, इंट्रोडक्शन। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले डिफरेंसेस के बारे में समझते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। किसके बेसिस पे? सोशल के बेसिस पे, इकोनॉमिक के बेसिस पे और रेशियल के बेसिस पे। समझ आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल, सोशल के अंदर देखो, जो चैप्टर के अंदर जेंडर है, रिलीजियन है, कास्ट है, वो किसके अंदर आ जाएंगे? सोशल इनइक्वालिटी के अंदर आ जाएंगे। यानी कि सोसाइटी के अंदर हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, रिलीजियन के बारे में पढ़ते हैं और कास्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद रही इकोनॉमिक के बारे में, तो कुछ लोग आपको मिलेंगे रिच, अमीर, और कुछ लोग आपको मिलेंगे गरीब। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक। उसके बाद रेशियल इनइक्वालिटी। रेशियल का मतलब होता है जैसे जातीय या नस्लीय, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीन तरीके के अपने को सोशल डिफरेंसेस के बारे में जानना है, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। और इन तीनों का पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है, ये हमें देखना है। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बात समझ आ गई? अपने को जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन तीनों के बारे में देखना है, प्लस इनका पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है, इसके बारे में देखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब अपने डिफरेंस देखते हैं सेक्स और जेंडर के बीच में। देखो, अपने इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। ये सेम नहीं होते। सेक्स क्या होता है? ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। सर कैसे? अगर बर्थ के वक्त मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ किसी का जन्म हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा सर? वो तो मेल हो जाएगा। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। बस नॉर्मल सी बात। क्या सर ये चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता। क्या ये फिक्स होता है? बर्थ के वक्त फिक्स होता है। बस बात खत्म। अब जो जेंडर होता है, तो जेंडर क्या होता है ये पता करते हैं। ये सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल है, यानी कि जो सोसाइटी हमसे आशाएं रखती है, एक्सपेक्टेशन रखती है कि हम ये करके दिखाएं। जैसे लड़का है तो लड़के से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पूरे घर का पालन पोषण बड़ा होके वो करेगा, मर्द के कभी दर्द नहीं होता, लड़का रो नहीं सकता। तो ये सारी जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है लड़के से, तो ये क्या है? ये जेंडर है। समझ आ गई बात? फीमेल से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है? जैसे कि वो पूरी फैमिली की केयर करे, हस्बैंड की केयर करे, घर का सारा काम करे। तो ये सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है, इसी को बोलते हैं जेंडर। समझ आ गई बात? ये देखो, ये बर्थ के वक्त फिक्स नहीं होती, ये चेंज हो सकती है। हमारी सोसाइटी पे डिपेंड है, अगर हम चेंज करना चाहें तो। लोग क्या समझते हैं? ये चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ये दोनों में आपको फर्क पता लग गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन की बात करते हैं। अभी मैंने सेक्स और जेंडर में आपको फर्क बताया, उसकी वजह से एक डिवीजन क्रिएट हो गया। देखो, डिफरेंसेस तो होना बुरी बात नहीं है।
आज मेल और फीमेल में फर्क है सर, अलग अलग कास्ट में फर्क है सर, अलग अलग रिलीजन में फर्क है, भाइयों भाइयों में फर्क होता है, भाई बहन में फर्क होता है, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, सारी कास्ट एक जैसी नहीं होती, तो डिफरेंस होना तो आम बात है। लेकिन उस डिफरेंसेस के बेसिस पे लोगों से आशाएं लगानी कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तो इसका मतलब वो क्या क्रिएट कर देते हैं सर, वो तो डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। समझ आ गई बात? भी डिफरेंसेस तो आम बात है, डिफरेंसेस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात कब है, जब वो डिफरेंसेस डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक्सपेक्टेशन हो जाती है सोसाइटी को कि इसको ये वाला काम करना है। ठीक है, चलो भी आगे। अब इसी वजह से, डिफरेंसेस की वजह से एक पब्लिक प्राइवेट डिवीजन हो जाता है। सर पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का मतलब, अभी मैंने जो बात बोली कि जो घर के बाहर का सारा काम है वो कौन करेगा, वो लड़का करेगा, लड़की नहीं ला सकती। हालांकि अगर लड़की को तुम भेज दो बाजार कोई सामान लेने के लिए, सब्जी लाने के लिए, भाई साहब 300 की चीज वो 100 में ला सकती है बार्गेनिंग करके, इतनी मतलब क्रिएटिविटी होती है लड़की के अंदर। लड़का नहीं कर सकता। लड़का 2 बार कहेगा उसको कम कर लो भैया, कम कर लो, वो कहेगा नहीं सही है, फिक्स है, तो बस वहां अपनी चुप करके और दे आएंगे। लेकिन अगर लड़की होगी, मैं तो इतने ही दूंगी, 20 दूंगी, वो कह रहा है 100 20, मैडम चलो 75, नहीं नहीं 20 ही दूंगी, रहने दो मैंने लेना ही नहीं है, चलो मैडम ये लो 20 में ले लो मैडम। तो समझ आई क्या बात? देखो इधर, उसके बाद अब पब्लिक प्राइवेट डिवीजन मैंने बता दिया आपको कि घर के काम कौन करेगा, प्राइवेट एक घर की 4 दीवारी के अंदर कौन रहेगी, लड़की रहेगी, और घर के बाहर वाला काम वो कौन करेगा, वो लड़का ही करेगा। ठीक है, वो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन हो गया। अब उसकी वजह से क्या आता है सर, उसकी वजह से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ये सारी वही बात है, देख लो, वो लड़की है जो सारा का सारा वर्क करेगी होम के इनसाइड में, जितना भी काम है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो साफ सफाई है, और जो मैन है, लड़का है, वो घर के बाहर का सारा काम करेगा। जो लड़की का काम है उसको इतनी वैल्यू नहीं मिलती, इतनी वैल्यू नहीं मिलती। हालांकि लड़का भी वो काम कर लेगा बाहर, लेकिन जब उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। लड़का बाहर खाना पका लेगा जब उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन घर पे नहीं पकाएंगे अपने। समझ आ गई बात? तो लड़की अगर पकाती है घर पे खाना या घर का काम करती है, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती। जो मैन है, आदमी है, वो लड़कियों वाले काम तो कर लेंगे, लेकिन उनको क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। बात समझ आ गई क्या? उसके बाद आ गया रिजल्ट। सर फिर ठीक है, ये बात तो हम समझ गए कि घर का काम कौन करेगी, लड़कियां, और घर के बाहर का काम कौन करेगा, लड़का। ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है और वो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का ही पार्ट मान लो आप। तो सर इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट ये है, देखो, जो लड़कियां हैं, वुमेन है, वो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कम से कम हाफ तो है ही। हाँ सर बात तो सही है। तो आधी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आपको बाहर पब्लिक लाइफ के अंदर दिखती है क्या? नहीं सर, इतनी तो लड़कियां नहीं दिख रही, ना तो पब्लिक लाइफ के अंदर दिख रही है, ना पॉलिटिक्स के अंदर इतनी लड़कियां दिख रही है। तो लड़कियां जा कर रही है, तो लड़कियां प्राइवेट यानी घर के अंदर रह रही है। समझ आ गई बात क्या? ठीक है। उसके बाद जेंडर इश्यूज आर रेज्ड इन पॉलिटिक्स। अब धीरे धीरे करके भाई साहब ये बड़े इशू उठते गए, इशू आते गए पॉलिटिक्स के अंदर कि ये क्या काम है भाई, तुम लड़कियों को बाहर नहीं जाने दे रहे, क्या बात होगी, तुम्हारा तो फायदा ही है, 100 वाली चीज तुम्हें 50 में ला के दे रही है, तो दिक्कत क्या है, भेजो लड़कियों को काम करने के लिए। तो काम करवाओ लड़कियों से, क्या दिक्कत है? अगर लड़कियां काम करना चाहती है बेचारी, बाहर से कोई सामान राशन पानी लाना चाहती है, कोई चीज कोई काम करना चाहती है, करने दो उसको। ठीक है, रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पे वुमेन जेंडर इशू धीरे धीरे करके क्या पॉलिटिक्स के अंदर रेज हुए। अब भाई साहब उसके बाद लड़कियां भी अलग अलग पार्ट, जितने भी दुनिया के अलग अलग पार्ट, वहां पे क्या करने लगी, प्रोटेस्ट करने लगी, स्ट्रगल करने लगी, हड़तालें करने लगी भी हमें भी इक्वल राइट चाहिए। जितने लड़के को राइट मिल रहे हैं, लड़का भाई साहब जाके बाहर के काम कर रहा है तो हम भी करेंगे, लड़के को अगर ये अधिकार मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि लड़कियों ने फिर क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है सर, प्रोटेस्ट तो कर दिया, पर बना क्या, तो देखो आगे बनाते हैं हम कुछ ना कुछ। तो लड़कियों की फिर वुमेन की स्ट्रगल की डिमांड क्या थी? वो डिमांड थी भाई, देखो क्या क्या डिमांड थी। जितने भी वोटिंग राइट अगर मिल रहे हैं तो वो लड़कियों को भी मिलने चाहिए। पहले सिर्फ लड़के लड़के वोट कर सकते थे, लड़कियां नहीं कर सकती थी। तो लड़कियां कह रही है क्या बात होगी, लड़के सिर्फ वोट कर सकते हैं, हमारे कोई वोट की वैल्यू नहीं है, हम भी तो वोट कर सकते हैं, हम कोई छोटी बच्ची हैं क्या? ठीक है, तो उसके बाद एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। और वुमेन ने क्या डिमांड की कि पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस मिलना चाहिए हमें, जैसे लड़कों को मिलता है, और एजुकेशन भी हमें उतनी मिलनी चाहिए, हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी उतनी आनी चाहिए जितनी लड़कों के लिए आती है। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं भेजा जाता, जैसे मान लो 8वीं कक्षा तक पहले पढ़ाते थे, इसके बाद नहीं भेजते। अगर आपको भेज रहे हैं घर वाले, तो घर वालों का बहुत 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 थैंक यू करो आप, क्योंकि पहले ये टाइम नहीं था, अब पहले से बहुत इंप्रूवमेंट आ गई। अब हायर एजुकेशन तक भी लड़कियां जाने लगी है।
ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद देखो और वुमेन की मूवमेंट की क्या डिमांड थी, ये भी कहने लगे कि इक्वालिटी हमें किस चीज के अंदर मिलनी चाहिए, पर्सनल और फैमिली लाइफ के अंदर मिलनी चाहिए। मतलब अगर मैं दाल बना रही हूं तो मेरा पति तड़का लगाए उसके, तो मतलब पूरा पूरा साथ दे मेरा पति। ठीक है, समझ आ गई बात। ये लो, ये होगी मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट। उसके बाद ये जितने भी मूवमेंट थे इसको क्या नाम दिया गया, इसका नाम था फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट? जो ये मानता हो कि लड़के और लड़की के जो हक हैं, राइट हैं, वो बराबर होने चाहिए, तो वो फेमिनिस्ट है। बस इतनी सी बात है, समझ आ गई बात। तो ये सारे सोशल मूवमेंट थे जिनका एम क्या था, इक्वल राइट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। किसको? लड़कियों को और लड़कों को। पर आप खुद सोचो, क्या इक्वालिटी आ सकती है? इक्वालिटी कैसे आ सकती है बताओ? लड़कियां कह रही है इक्वालिटी लाओ, इक्वालिटी लाओ, इक्वालिटी कैसे आएगी? क्योंकि लड़का जो है वो बेचारा बहुत पीछे है, लड़कियां जो है कितनी आगे हैं। देखो आप हर साल देखो नंबर आते हैं लड़कियों के, टॉप करती है लड़कियां। लड़के बेचारे ढंग से पढ़ तक नहीं पा रहे हैं, लड़के बेचारे खेल कूद में बिजी हैं, लड़के बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बताओ इक्वालिटी कैसे आएगी बताओ? लड़कियां अगर पढ़ती रही, अच्छे से नोट्स बनाती रही, अब तुम लड़कियों के काम देख लो, अच्छे से नोट्स बनाएगी, सजा सजा के बढ़िया फूल पत्तियां बना के, डिजाइन बना के बढ़िया नोट्स बनाएगी। लड़का भाई साहब एक ही ब्लू पेन चल रहा है, आंसर उसी से, क्वेश्चन उसी से। लड़की की हर कॉपी अलग अलग मिलेगी, क्लास वर्क अलग, होमवर्क अलग, हॉलीडे होमवर्क अलग, हर चीज की कॉपी अलग अलग है। टीचर क्लास में कह रहे हैं आज हॉलीडे होमवर्क चेक करवाओ, लड़के के पास एक ही कॉपी है, वो फाड़ के बना देगा, ये लो बन गई हॉलीडे होमवर्क कॉपी। तो समझे बात को? देखो इधर उसके बाद रिजल्ट क्या निकला सर इसका? रिजल्ट ये जितने भी मूवमेंट थी फेमिनिस्ट मूवमेंट, फिर धीरे धीरे करके जो लड़कियों का रोल है वो बहुत बढ़िया होने लगा। आपको डॉक्टर भी दिख जाएंगी लड़कियां, टीचर भी दिखेंगी, वकील भी दिखेंगी, पायलट भी दिखेंगी। तो कहने का मतलब हर जगह अब आपको लड़कियां भी दिखेंगी जॉब्स वगैरह के अंदर काम करने में। पहले से जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया हुआ, ये तो मजा ही आ गया कि लड़कियां बाहर का भी काम करने लगी ताकि लड़कों के थोड़े काम कम हो गए। तो उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन कहां कहां है देखो। अगर वर्ल्ड के अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सर ये कौन सी कंट्री है जिसके अंदर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड ये कंट्री आती है। ठीक है सर, फिर इसमें क्या है, तो यहां पे आपको वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। मतलब हर जगह यहाँ पे आपको महिलाएं काम करती हुई मिलेगी। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपको लड़के ही काम करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे लड़कियां भी आपको काम करती हुई मिलेगी। इंडिया के अंदर जो लड़कियां हैं, वुमेन है, वो बहुत पीछे है किससे? मैन से। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कौन सी है? मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। सर इसका मतलब पितृस्थात्मक समाज, यानी जो मेन काम होंगे वो लड़के करेंगे। सर कैसे? रिश्ता तय करने जाएंगे तो कौन जाता? तो आजकल तो थोड़ी इंप्रूवमेंट आ गई, जैसे रिश्ता तय करने जाते हैं तो पिताजी, माताजी, जीजा जी को भी बुला लेंगे, फूफा जी को भी बुला लेंगे, ताकि कोई ऐसे ना कह दे कि हमें क्या लड़की दिख नहीं रही थी क्या, हमें भी तो लेके जाना था, पूछा ही नहीं हमसे। तो फिर जीजा जी को फोन करके कहना पड़ता है भी आओ चलो आपकी राय चाहिए शादी के लिए। वो बेचारे कह रहे होते हैं मेरी तो खुद चॉइस गलत निकल गई, मैं क्या राय दूं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले पूरी की पूरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। आज तो बहुत इंप्रूवमेंट है, ठीक है, लेकिन पहले सारे काम, कोई रिश्ता करना है, कोई जमीन बेचनी है, कोई सारे मेन काम कौन करता? मेल करता। इसका मतलब सर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहते हैं उसको कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। समझ आ गई बात? चलो आगे देखते हैं। अब इसीलिए हमारे वाली जो महिलाएं हैं देश की, वो डिसएडवांटेज फेस करती है, डिस्क्रिमिनेशन विचारों के साथ होता है, उनको हर वक्त उनकी इच्छाओं को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारी कौन सी सोसाइटी है? मेल डोमिनेटेड। समझ आ गई बात क्या? ये है हमारा वुमेन का पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर। ये लो जी, ये आपको समझ आ गया होगा। देखो हमारे एक बात और सुन लो, वुमेन जैसे डिसएडवांटेज फेस करती है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, ऑपरेशन फेस करती है कि उनकी इच्छाओं को दबाया जाता है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कई तरीके से होता है। सर वो तरीके बताओ हमें, किस किस तरीके से, हमें दिखाओ कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़कियों के साथ। तो ये लो फिर दिखा देते हैं, कई तरीके हैं। देखो पहला जो तरीका है, पहला जो वे है वो है लिटरेसी रेट। आप अगर लिटरेसी रेट को देखोगे तो एजुकेशन के लिए 76% पढ़े लिखे कौन है? मैन है, और 54% कौन है? वुमेन है। यानी कि बिचारी लड़कियों को तो पढ़ने नहीं दे रहे,
क्योंकि इनको पता है अगर लड़कियां पढ़ने लगी तो वो लड़कों से आगे निकल जाएगी ना। क्योंकि मैंने आपको बताया है, लड़की को बताने की जरूरत नहीं होती कल तेरा पेपर है पढ़ ले, लड़की तुम्हें बताएगी कि मेरा कल पेपर है, धीरे बात कर लो पापा, धीरे बात कर लो, मम्मी मैं किचन में काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी क्योंकि मैं आज पढ़ाई कर रही हूं, मेरा पेपर है। लड़के को कोई मतलब नहीं, 2 दिन पहले जा रहा है गलियों के अंदर, जब घर पे आता लड़का मम्मी उससे पूछते परसों बेटा तेरा पेपर है, हैं पेपर है परसों, वो तो हैरान हो रहा होता है। फिर उसको कंफर्म करने के लिए बेचारा फोन लगाता है अपने दोस्त को, भाई परसों पेपर है यार, हैं क्या बात कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा हैरान। चलो आगे चलते हैं। देखो तो गर्ल जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बेचारे को कम भेजते हैं, ठीक है, और भेज भी देते हैं तो पढ़ाई छुड़वा देते हैं। कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं भाई हम तो लड़कों को पढ़ाएंगे लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, तो पेरेंट्स लड़कियों पे खर्चा कम करते हैं पढ़ाने लिखाने में। लास्ट में बेचारी सैक्रिफाइस कर देती है कि ले मेरे भाई को पढ़ने दो, कोई बात नहीं, मेरा क्या है, हम तो दूसरे घर जाना है बाद में, तो फिर बाद में सैक्रिफाइस कर देती है लड़की। तो बॉयज पे क्या लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है, रिसोर्सेज लगाए जाते हैं पढ़ने के लिए भी, बेटा तू पढ़। और लड़की को तो ये भी कह देते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी ना बेटा तेरी शादी करवा देंगे। वो बेचारी पढ़ लेती है कि चलो कोई 2 साल 3 साल और पढ़ लेते हैं। यही बात अगर लड़के को बोल दो, यही बात सेम कि बेटा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो तेरी शादी करवा देंगे, भाई साहब कोई लड़का पढ़ाई नहीं करेगा। देखो उसके बाद जॉब्स की बात करें तो ज्यादातर जो लड़के हैं वो हमें हाईली पेड जॉब्स के अंदर, जिनकी ज्यादा वैल्यू है, जिनका ज्यादा पैसा मिलता है, वहां हमें मिलते ही नहीं है लड़कियां। क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही तो फिर वो बनेंगी भी तो कम कुछ ना कुछ, इसीलिए हाईली पेड जॉब्स वो कर नहीं रही होती। और एवरेज की बात करें तो हमारे जो इंडियन वुमेन है वो 1 घंटा ज्यादा काम करती है लड़के से, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर भी उसके वर्क की क्या है, कोई वैल्यू नहीं होती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता, कोई वैल्यू नहीं मिलती। समझ आ गई बात, ये दोनों है पॉइंट। उसके बाद तीसरा, वुमेन इज नॉट सेफ, लड़कियां सेफ नहीं है। देखो कैसे सेफ नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और वायलेंस होती है वुमेन के अगेंस्ट। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वुमेन को। और जो अर्बन एरियाज है, शहरी इलाके हैं, वहां पे तो वुमेन क्या है, अनसेफ है। तो वो अपने कई बार तो क्या होता है अपने घर में भी सेफ नहीं होती, वहां भी वो पीटी जाती है, ठीक है, उनको मार पड़ती है, हैरेसमेंट होती है और डोमेस्टिक वायलेंस होती है। तो ये समस्या लिखा है वुमेन इज नॉट सेफ। उसके बाद रेम्यूनरेशन एक्ट, एक एक्ट आया था 1976 के अंदर, उसने कहा था भाई साहब बराबर काम के बराबर पैसा मिलेगा, चाहे तो लड़की हो और चाहे लड़का हो। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि लगभग जो सारे एरियाज है काम के, चाहे स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, फैक्ट्रीज हो, फील्ड हो, वहां पे लड़की को जो पैसा है उसी जॉब के क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, हालांकि वो सेम वर्क कर रही है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है सर। उसके बाद फीमेल एबॉर्शन वाली समस्या आती है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, सन को प्रेफर करते हैं, जो वुमेन है, गर्ल चाइल्ड है, उसको एबॉर्शन करवा देते हैं। इसीलिए आजकल तो वैसे चेक करवा ही नहीं सकते कि लड़का होगा लड़की होगी, क्योंकि पता लगने के बाद तो ये वाली समस्या आ सकती है फीमेल एबॉर्शन वाली। समझ आ गई बात क्या, ये लो, ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से वुमेन जो है वो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन फेस करती है, ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई। उसके बाद वुमेन का रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसे है। देखो जो वुमेन की प्रॉब्लम्स है उनको कोई ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रही, ठीक है सर, बात तो सही है सर। फिर वुमेन को ज्यादा अटेंशन देने के लिए क्या करें, एक तरीका है सर, कौन सा तरीका, हम वुमेन को किस में ले आए, पॉलिटिक्स में ले आए, रिप्रेजेंटेटिव बना दें। क्योंकि अगर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बन गई तो वो अच्छा फैसला कर सकती है खुद की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है सर। तो इंडिया के अंदर जो वुमेन का प्रोपोर्शन है लेजिस्लेचर के अंदर वो काफी लो है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये समस्या हल हो जाए, वो वुमेन के बारे में कोई ना कोई नियम बनाए और फैसला सुनाए और इससे उनको जो डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है वो कम झेले। सरकार के कैबिनेट के अंदर ज्यादातर आपको कौन मिलेंगे, मेल मिलेंगे, चाहे जो वुमेन है वो प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, फिर भी आपको कैबिनेट के अंदर ज्यादातर कौन मिलेंगे, मेल मिलेंगे। समझ आ गई बात। ये वुमेन का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि एक तरीका है कि इनका रिप्रेजेंटेशन अगर बढ़ जाए तो इनको अटेंशन मिलेगी और अटेंशन से क्या हो जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज वाली जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकती है। ये फिर समस्या तो पता लगी, अब सॉल्यूशन भी बता दो। समस्या तो हमें पता लगी तो सॉल्यूशन अभी कर देते हैं। बालकों देखो सॉल्यूशन क्या है, हमने 1/3 सीट क्या कर दी, रिजर्व कर दी कि 1/3 तो लड़कियां आएगी रिप्रेजेंटेशन के लिए, कोई लड़का आ नहीं सकता उसकी सीट पे, पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। इन दोनों के बारे में अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर किया था, लोकल गवर्नमेंट ने
याद आ गई। उसके अंदर वुमेन का क्या कर दिया, रिजर्वेशन दे दिया। 10 लाख से ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर इलेक्ट की जा चुकी है, समझ आ गई, लोकल लेवल पे। सर ये तो हो गया लोकल लेवल का, लेकिन अगर सेंटर और स्टेट लेवल की बात करें तो फिर उसके अंदर भी जो कई वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन है या कई जो एक्टिविस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या डिमांड की कि 1/3 1/3 सीट हमें कहां लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी चाहिए। तो इसके लिए एक बिल लाया गया, लेकिन अब वो पास हो गया कब, 2023 के अंदर। किस नाम से सर, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। जब कोई नियम लाया जाता है तो शुरू में उसे क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। ये कोई फोन का बिल नहीं है, ये बिल जो लेजिस्लेचर के अंदर आता है, लोकसभा के अंदर आता है नियम बनाने के लिए। तो ये बिल लाया जाता है, उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, जब उस पे प्रेसिडेंट या गवर्नर के साइन हो जाते हैं। समझ आ गई बात। तो ये इसको हिंदी में कहते हैं नारी शक्ति अधिनियम, हैज बीन पास्ड। अब ये पास हो गया और उसमें कितने % रिजर्वेशन मिल गया सर, 33% रिजर्वेशन मिल गया। किसको, वुमेन को, लोकसभा के अंदर भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी। ये लो, और दिल्ली की असेंबली के अंदर भी। बताओ क्या नहीं समझ आया, पता लग गया। सबसे पहले हमने ये देखा कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद सर हमने सॉल्यूशन भी कर दिया, रिजर्वेशन भी दे दिया, मामला हल, खत्म हो गई कहानी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब अपने बात करेंगे रिलीजियन, ठीक है, धर्म की बात करेंगे। अब तक हमने बात की जेंडर की, अब हम बात करेंगे रिलीजियन की। जैसे आपको जेंडर समझ आ गया, ऐसी हम रिलीजन समझ लेंगे और ऐसी हम कास्ट समझ लेंगे। तुम कहोगे वाह सर मजा आ गया, दिल गार्डन हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा तुम्हें मैं। रिलीजियन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स अपना स्टार्ट होता है टॉपिक अब ये। तो इसमें देखो सबके अलग अलग विचार हैं। सर क्या क्या विचार हैं बता दो, आज देखी जाएगी। देखो सबसे पहले गांधी जी कहते हैं कि हम धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। अगर आप अलग करना चाहो तो अलग नहीं कर सकते। उनका मानना यह था कि पॉलिटिक्स के अंदर हमें उन नियमों को, उन एथिक्स को, उन वैल्यूज को, उन अच्छी बातों को लाना चाहिए जो हम रिलीजन से सीखते हैं। मान लो किसी धर्म के अंदर अगर कोई अच्छी बात है तो वो हम पॉलिटिक्स के अंदर लागू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ आ गई बात, ये गांधी जी का कहना था। उसके बाद ह्यूमन राइट ग्रुप, ये ग्रुप का क्या कहना था, ज्यादातर जो कम्युनल दंगे होते हैं, सर कम्युनल दंगे मतलब यानी कि धर्म के आधार पर लड़ाई होती है माइनॉरिटी और मेजोरिटी की, यानी हम यहां करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं मेजोरिटी की और माइनॉरिटी की। सर किसके बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। तो मुझे ये बताओ सर पिटेगा कौन, दिक्कत किसकी आएगी, माइनॉरिटी की या मेजोरिटी की? सर दिक्कत तो इसकी आएगी, माइनॉरिटी की। तो इसका मतलब ये तो सर विक्टिम बन गया, इसके तो दिक्कत आएगी सर। तो इसका मतलब इसके लिए गवर्नमेंट को, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, वही तो लिखा हुआ है सेम। तो इनका कहना ये था कि ह्यूमन राइट ग्रुप क्या कहते हैं कि ज्यादातर इसके विक्टिम होंगे कम्युनल रायोट, कोई भी दंगे वगैरह होते हैं तो माइनॉरिटी को झेलना पड़ता है, इसलिए सरकार को स्टेप लेना चाहिए ताकि ये रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। बस इतनी सी बात। अगली बात देखो, वुमेन के जो मूवमेंट हुए उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था जो धर्म के आधार पर नियम बने हुए हैं, फैमिली लॉज बने हुए हैं, जैसे तो सरकार को चेंज कर भी देती है किसी धर्म के अंदर अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है या किसी भी हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो सरकार चेंज कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फैमिली लॉज अगर किसी धर्म के हिसाब से गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, तो उन्होंने डिमांड किया कि सरकार को ये चेंज करना चाहिए, ऐसे नियम बदल देने चाहिए, व्यवस्था बदल देनी चाहिए। समझ आ गई बात क्या? ये लो, ये मैंने तीनों के आपको व्यू बता दिए। अब चलते हैं आगे। सर नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात भी बहुत अच्छी बात है। देखो क्या बात है, इसके अंदर आपको ये बताया गया है क्या धर्म का और पॉलिटिक्स का जो आपस में रिलेशन है, धर्म का और पॉलिटिक्स का आपस में जो रिलेशन है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा है। ये तो देखें भी अच्छा है या बुरा है। भी हम डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, हमारा शासन, जनता का शासन। तो जनता का जो रूल चल रहा है उसके लिए इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सर सही है कि नहीं है, देखते हैं। चलो, जो आइडियाज और मोरल वैल्यूज है, जितने भी आइडियाज और जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो अलग अलग रिलीजियंस के अंदर हमें सीखने को मिलती है, तो वो हमें पॉलिटिक्स के अंदर काफी अच्छा रोल प्ले करती है। सर ये तो मिली जुली सी बात है, गांधी जी वाली, हाँ वही बात है सेम। उसके बाद अब जिसके पास पॉलिटिकल पावर है या जो सरकार के अंदर है या इसके पास पावर है, तो कई बार क्या होता है, कोई धर्म के अंदर गलत हो रहा होता है, कोई धर्म की बिहाफ पे गलत हो रहा होता है,
ठीक है सर, तो उसको रेगुलेट या कंट्रोल करने का काम भी करना चाहिए। तो पॉलिटिक्स का तो सर रोल आ गया भी, अगर डिस्क्रिमिनेशन कम करना है, अगर किसी की इच्छाओं को दबाया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, तो सर इसको तो सही करने के लिए तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ओके। ये पॉलिटिकल एक्ट तब तक गलत नहीं है जब तक सभी धर्मों को समान नजर से ना देखे। अगर सरकार किसी धर्म को ज्यादा प्रमोट करने लग जाए या किसी धर्म को नीचा दिखाने लग जाए, तब दिक्कत आ जाएगी सर। तब तक दिक्कत नहीं है जब सरकार, जब पॉलिटिक्स सभी धर्मों को एक जैसा मानती हो। समझ आ गई बात? अरे बोलो आ गई, समझ गया। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद तो कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ाते हैं आपको। अब देखो बहुत ही शानदार टॉपिक है ये भी, कम्युनलिज्म। देखो होता क्या है, नॉर्मल समझो बिल्कुल। अगर आपका धर्म, मेरा धर्म, दोनों अच्छे हैं तो सर ठीक है, ओके है। मैंने कहा मेरा धर्म, आपने कहा अच्छा है, मैंने कहा आपका धर्म अच्छा है। लेकिन अगर दो जने हैं, दो पर्सन्स हैं, ठीक है, दो पर्सन्स क्या करते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है सर, ये दो आदमी हैं। ये दो आदमी क्या करते हैं, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने लगते हैं कि तेरे धर्म के अंदर तो ये गलत है, मेरे वाला धर्म बढ़िया है, तेरे वाला घटिया है। तो ये क्या हो गया, एक को उठाने का काम हो गया, दूसरे को गिराने का काम हो गया सर। तो एक दूसरे क्या हो रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं। और जब ये दोनों खिलाफ हो रहे हैं तब उसी क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं। वाह सर, मजा आ गया। यही बात है। देखो, जब रिलीजन, धर्म के अनुसार, जब पॉलिटिक्स के अंदर हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं और एक धर्म दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाता है, तो ऐसी सोच को, ऐसी थिंकिंग को क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं सर। जब तक आपका धर्म बढ़िया है, मेरा धर्म बढ़िया है, सारों के धर्म बढ़िया है, तब तक सर्वा मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लेकिन जब कंपेयर होगा कि तेरा धर्म मेरे से बढ़िया है, मेरे वाला धर्म तेरे से बढ़िया है, तब दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसी दंगों को, उसी लड़ाई को बोलते हैं कम्युनलिज्म बोलते हैं। ठीक है सर, ओके। इट कैन बी सीन, ये तब देखा जाता है जब हमारा जो विश्वास है ये हो जाता है कि हमारा जो रिलीजियन है वो सुपीरियर है और दूसरे का क्या है, सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है, घटिया है। ये लो सर, ओके। और जब व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन ओपोजिशन टू अनदर, और जब एक रिलीजियस ग्रुप की, एक धार्मिक ग्रुप की जो डिमांड है वो दूसरे के ओपोजिशन में हो, तब ये भी बात हो सकती है। ठीक है सर। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन को, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, अगर किसी धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रमोट करती है, फेवर करती है कि ये तो बहुत बढ़िया धर्म है, तो इसका मतलब उसको क्या बोल रहे हैं सर, उसको बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। ये लो जी, नेक्स्ट। उसके बाद कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट फॉलोइंग। सर इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर कम्युनलिज्म की भावना आ जाएगी तो वो आदमी कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है वो देखते हैं अपने। देखो, तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है सर, यानी कि कोई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे। ये क्या होगे भी, मान लो एक धर्म का आदमी है, वो कहेगा तू भी उसी धर्म का है, हाँ आजा साथ आजा मेरे, तो इसका मतलब सारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक कम्युनिटी बना लेंगे। नेक्स्ट, द पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। और जो अलग अलग धर्म के लोग होंगे वो सेम सोशल कम्युनिटी में नहीं रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। क्या बात है सर, सिंपल सी बात है कि वो ग्रुप बना लेंगे जो सेम धर्म के होंगे, और जो अलग अलग होंगे वो अलग अलग रहेंगे, एक कम्युनिटी नहीं बनाएंगे। इतनी सिंपल सी बात, इतनी इजी बात। आगे चलते हैं। इसकी कमियों के बारे में बताया हुआ है सर, इसमें तो कमियां ही कमियां हैं, इसमें तो कमियां ही कमियां हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास कमियों के बारे में बताया हुआ है कि जो एक रिलीजन के, एक धर्म के जो लोग होते हैं उनके जरूरी नहीं है कि सेम इंटरेस्ट हो। आज एक फैमिली के अंदर रहते तो सारे साथ ही, लेकिन क्या सारों का खाना पीना, आदतें, सोच, थिंकिंग क्या सब एक है क्या? नहीं सर, अलग अलग है। बात तो सही है, लेकिन फिर भी क्या रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली में रहते हैं या कहीं ना कहीं हम दोस्तों के साथ या कहीं भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस ग्रुप के अंदर हम रह रहे हैं तो हमारे सबसे इंटरेस्ट मैच करें, हमारी एस्पिरेशन, हमारे गोल्स, हमारी इच्छाएं मैच करती हो। सर ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, अपनी इच्छाओं को आने नहीं देते कि चलो कोई नहीं, इकट्ठे रहना, थोड़ा सा सेक्रीफाइस तू कर, थोड़ा सा तू कर, थोड़ा सा मैं चलता हूं, थोड़ा सा तू चल, ऐसे करते करते अपने ऑटो का किराया बचा लेंगे। तो मतलब ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। ठीक है सर, ये इसकी कमी होगी। तो पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक रिलीजन के सेम इंटरेस्ट नहीं होते सर। तो
सबके अलग अलग रोल होते हैं, सबकी अलग अलग पोजीशन, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी, तो इसका मतलब सर फिर भी वो साथ रहते हैं, तो वो आपको पता है, मैंने बता दिया। और दूसरा पॉइंट भी मैंने समझा दिया, ऐसी बहुत सारी आवाज होती है जो कम्युनिटी के अंदर होती है, लेकिन वो वॉइस बेचारी नहीं सुनी जाती, या बेचारे बोल नहीं पाते कुछ, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो अधार्मिक है, और अपने सारे अगर इकट्ठे रहने हैं तो ये तुम्हारी इच्छा तुम्हें शांत रखनी पड़ेगी। तो ये होगी ना, दोनों कमियां होगी ना, बात समझ आ गई क्या? चले आगे देखो नेक्स्ट। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। मैंने आपको क्या बताया था, अब अपने रिलीजन भी पढ़ना है, जेंडर भी पढ़ना है और कास्ट भी पढ़ना है, लेकिन तीनों के पॉलिटिक्स में क्या रोल है वो भी पढ़ने हैं। तो अपनों ने अब देखना है कि पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनलिज्म में क्या मतलब रोल रहता है, या क्या क्या फॉर्म ले लेता है पॉलिटिक्स के अंदर कौन कम्युनलिज्म। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है कम्युनलिज्म में वो हमारे एवरीडे बिलीफ, जो हम डेली की बातें कर रहे हैं, डेली की बहस कर रहे हैं, कहीं मिल गए, अब हमारी बहस स्टार्ट होगी, डिबेट स्टार्ट होगी कि तेरे वाला धर्म के अंदर ये कमी है, उसने कहा तेरे वाले धर्म के अंदर ये कमी है। तो एवरीडे ये जो अपनी कन्वर्जेशन हो रही है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, अपने धर्म को अपने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये कम्युनलिज्म फॉर्म ले लेता है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है सर। उसके बाद अगर एक कम्युनल माइंड है तो वो क्या करता है, खोज करता है सर। किस चीज की खोज करता है, कि मेरा डोमिनेंस हो सके। इसका मतलब वहां पे देखो, एक तो होगी मेजोरिटी और एक होगी माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी तो ये कहेगी कि हमारा क्या हो, डोमिनेंस हो, हमारा प्रभाव हो पूरे देश के अंदर, हमारे हिसाब से सारा सिस्टम चले। अब माइनॉरिटी बेचारी कहेगी हम क्या करें, तो माइनॉरिटी बेचारी ये कहती है कि हमें क्या कर दो सर, हमें अलग कर दो, हमारी जो पॉलिटिकल यूनिट है वो ये अलग कर दो, हमारा देश ये अलग बना दो, बात खत्म, हमें रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको, देखो यही लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखो, जैसे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के वक्त आपको क्या लगता है, जो हमारे जो लीडर्स होते हैं, दूसरे नेता वगैरह हैं, वो आपको कहेंगे हम आपके लिए ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, आपके धर्म के नाम पे आपको मोटिवेट करते हैं कि मैं तो इस धर्म से, जिस धर्म से आप उसी धर्म का मैं रहा हूं, ऐसे करोगे, और आप कहोगे वाह क्या दर्द है आपकी आवाज में नेताजी। लेकिन नहीं, तो हमें उनसे ये सवाल करना चाहिए, आप बेरोजगारी के बारे में बताओ, आप गरीबी के बारे में बताओ, आप महंगाई के बारे में बताओ, क्योंकि जब तक हम सवाल ये वाले नहीं करेंगे तब तक जो नेता लोग हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे खुद का काम बढ़ाते रहेंगे लीडर्स, और पॉलिटिक्स में आते रहेंगे। समझ आ गई बात, क्या ये होता है। उसके बाद यही लिखा हुआ है देखो, कि जो रिलीजन है उसका क्या यूज होता है, लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं सर पॉलिटिकल पर्पस के लिए, ठीक है। ये तब होता है जब पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, कोई रिलीजियस सिंबल यूज करते हैं, इमोशंस यूज करते हैं, ताकि लोगों को ऐसे दिखाया जा सके कि मैं तेरी तरफ ही हूं भाई, हम तो तेरा इतना सोच रहे हैं, तुम्हारा इतना सोच रहे हैं। और कई बार कम्युनलिज्म इतनी बुरी फॉर्म ले लेते हैं कि वायलेंस होने लगता है। वायलेंस का मतलब हिंसा, मारधाड़ होने लगती है, दंगे फसाद होने लगते हैं, रायोट्स, वही बात होगी। और जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था वो भी एक तरीके से कम्युनल वायलेंस ही था, वो भी एक पॉलिटिक्स के अंदर एक फॉर्म ही थी उसकी, कम्युनलिज्म की। बात समझ आ गई क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकुलर स्टेट। अब आ गया अपना सेकुलर स्टेट, बहुत इजी है ये भी। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का कोई धर्म है क्या, पहले ये बताओ, हमारा देश का धर्म क्या है, क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है। जैसे आप पाकिस्तान की बात करोगे तो उन्होंने स्पेशल स्टेटस दे रखा है इस्लाम को, इंग्लैंड वालों ने स्टेटस दे रखा है क्रिश्चियन को। तो अपने कोई स्पेशल स्टेटस दे रखा है क्या? नहीं सर, अपने कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। सेकुलर का मतलब यही होता है कि हमारे राज्य का, हमारी स्टेट का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, दूर दूर तक हमारा धर्म से कोई नाता नहीं है। और हमारी सरकार हर धर्म का बराबर सम्मान करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। और किसी धर्म के अंदर अगर सरकार को लगता है गलत हो रहा है तब सरकार इंटरफेयर कर सकती है, वरना सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। सरकार को सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्टेट कौन सी है, सेकुलर स्टेट है। बात समझ आ गई क्या? सेकुलर का मतलब पता लग गया होगा आपको कि रिलीजन का सर दूर दूर तक लेना नहीं है स्टेट के साथ। यहां स्टेट का मतलब आप कंट्री समझ लो एक तरीके से, ठीक है सर। इसका मतलब हमारा जो देश है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता नागरिकों के साथ, किस बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, ठीक है सर। ये हिंदू है तो इसको ज्यादा फैसिलिटी दे दी, ये मुस्लिम है तो इसको ज्यादा फैसिलिटी दे दी, ऐसा हमारी सरकार नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो वो गलत है। उसके बाद इट शुड नाइदर एनकरेज और नॉट डिस्करेज। इसका मतलब किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती सरकार, किसी धर्म को डिस्करेज नहीं कर सकती किसी भी रिलीजन के। समझ आ गई क्या बात? ठीक है, बस ये बात मैंने आपको बता दी। हमारे इंडिया को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सेकुलर स्टेट बनाती है? पहले तो आपको बता दिया मैंने कि हमारी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है ऑफिशियल, और जितने भी इंडिविजुअल है, चाहे वो कम्युनिटी है, उनको फ्रीडम है
हमें अधिकार है इस चीज का कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा संविधान है वो साफ साफ ये कहते हैं कि तुम रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, कोई भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है सर। ये तो बात बहुत बढ़िया कही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये भी कहते हैं कि जो स्टेट है, कंट्री है, वो तब इंटरफेयर कर सकती है किसी मैटर में जब उसे ऐसा लगे कि इक्वालिटी लाने की जरूरत है या किसी धर्म के अंदर गलत हो रहा है तब, जैसे अनटचेबिलिटी। आपको पता है कि ये समस्या कितनी बड़ी होगी थी एक टाइम पे जाके कि जो बैकवर्ड कास्ट थी, लोअर कास्ट थी, उनका मतलब उनका छूना भी पसंद नहीं करता थे कोई। तो वो समस्या को अगर हटाना है तो सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, इंटरवेन करना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी लाई जा सके। सही करने के लिए इंटरफेयर कर सकती है, गलत करने के लिए इंटरफेयर नहीं कर सकती। समझ आ गई क्या बात? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई सर? प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी भी? तो हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, मान ली बात, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई कि हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या इतना काफी है क्या? नहीं सर, इतना काफी नहीं है कम्युनलिज्म को कॉम्बैट खत्म करने का। तो हमें उन चीजों का विरोध करना पड़ेगा सर जो गलत हो रही है, जो पुराने टाइम की जितनी भी स्टीरियोटाइप बनी हुई है वो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा। जहां कहीं भी आप देखो तो आपको डेली लाइफ के अंदर कहीं भी ऐसा दिखे तो आपको ये बात बोलनी पड़ेगी भी ऐसा गलत है, ऐसा इस तरीके से करना गलत है। और हमें ये भी रोकना चाहिए किसी भी रिलीजन के नाम पे अगर कोई वोट मांगने आता है पॉलिटिक्स के अंदर तो हमें उसको ये कहना चाहिए भाई साहब धर्म की भी आप पे छोड़ो, पहले ये बताओ करोगे क्या क्या। अगर उसने ये कह दिया ना कि हम ये मंदिर बनवा देंगे, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बातें बाद। अगर कोई नेता कह रहा है आपका धर्म खतरे में है, अपना धर्म खतरे में है और अपने सेफ कर देंगे, तो वो बातें बाद की। सेफ बाद में करेंगे उनको को पहले ये बताओ बेरोजगारी का क्या, जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं बेचारे उनको नौकरी कैसे मिलेगी, जो गरीबी इतनी बढ़ रही है वो गरीबी कैसे दूर होगी, जो महंगाई इतनी बढ़ रही है वो महंगाई कैसे दूर होगी। ये सवाल हमें नेताओं से करना चाहिए। समझ आई क्या बात? लो आगे चलते हैं। अब ये हो गया मुद्दा। उसके बाद नेक्स्ट अब अपने बात करें कास्ट एंड पॉलिटिक्स की। इसमें भी बहुत मजेदार बातें हैं। देखो कैसे, कास्ट के बारे में सबसे पहले करेंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है और कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, तब अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बस इतना से ही पड़ा है। देखो फोकस बनाए रखना, वीडियो को एंड तक देखना है आपने। देखो थोड़ा सा ही रहता है। अब जेंडर और रिलीजन का तो क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने को डिवीजन मिलेगा, ठीक है सर, ये तो पता है हमें। लेकिन कास्ट का डिवीजन जो है वो अपने को स्पेशल किसके अंदर मिलेगा सर? इंडिया का मिलेगा। अपने ये टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? सबसे पहले कास्ट इनइक्वालिटीज कर रहे हैं कि जो कास्ट के नाम पे इनइक्वालिटीज होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। देखो सबसे पहले सारी की सारी सोसाइटी है जितनी भी, चाहे कोई सोसाइटी है, वहां आपको सोशल इनइक्वालिटी मिलेगी सर, और लेबर का डिवीजन मिलेगा सर। लेबर का डिवीजन समझे नहीं? जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, मटका जो बनाने का काम कर रहा है उसका बेटा भी मटका ही बनाएगा, जो कोबलर है तो कोबलर का बेटा भी कोबलर बनेगा। इसका मतलब सर ये जो काम चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, और इसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोल रहे हैं सर। ये किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे। आज कोई कास्ट अगर कोई काम कर रही है तो उसका बेटा भी तो वही काम करेगा, फिर उसका बेटा वही काम करेगा। तो इसका मतलब सर कास्ट के मामले में क्या हो रही है? इनइक्वालिटी हो रही है। मतलब कोई इच्छा से हम काम कर ही नहीं पा रहे। अगर मेरा मन है कोई अलग काम करने का, कोई और अच्छा काम करने का, कोई बढ़िया काम करने का, तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा रास्ता कौन रोक रहा है? मेरा रास्ता रोक रहा है कास्ट। समझ आ गई बात? ठीक है। अब आगे देखो, इट वॉज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल। सर ये रीति रिवाजों से जोड़ते हैं लोग। जैसे हमारे तो रिवाज ये था, हमारे पापा भी यही करते थे, हमारे दादा भी यही करते थे, हमारे परदादा भी यही करते थे, तो तू भी बेटा यही करेगा, ठीक है। तो रिचुअल से जोड़ते हैं लोग इसको। और सेम कास्ट ग्रुप का जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं? एक सोशल कम्युनिटी अलग बना लेते हैं और उसी सेम ऑक्यूपेशन में चलते हैं। वो सारी बात देखो वही है जो मैंने आपको बता दी। एक सेम कास्ट ग्रुप के जो भी मेंबर होंगे वो अपनी कम्युनिटी अलग बना लेंगे कास्ट के बेसिस पे, और सेम काम करेंगे, और अपनी कास्ट के अंदर ही क्या करेंगे? मैरिज करेंगे। बाहर वाली इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? ये होता है। और वो खाना भी खाना पसंद नहीं करते उन मेंबर्स के साथ जो अलग कास्ट के होते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है भाई साहब कि जो कास्ट सिस्टम है वो भयंकर रूप ले लेता है, एक्सट्रीम फॉर्म में आ जाता है, पीक फॉर्म में आ जाता है, और इसकी वजह से अनटचेबिलिटी आ जाती है। समझ आ गई बात क्या? ये कास्ट सिस्टम की वजह से है। फिर अब जिनको बैकवर्ड कास्ट माना जाता था या लोअर कास्ट माना जाता था, जो बिल्कुल अलग थलग रहते, आउटकास्ट ग्रुप, उनको क्या, उनके साथ भेदभाव होने लगा और एक अनटचेबिलिटी ने क्या ले लिया? जन्म ले लिया।
समझ आ गई बात क्या? ठीक है सर, ये बात तो हमारे पल्ले पड़ गई, समझ आ गई, ठीक है। लेकिन सर इसके लिए अब इसको खत्म करना है अगर कास्ट इनइक्वालिटी को, तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि आज हम ये तो कुछ देखते नहीं है, पहले तो था लेकिन आज तो हम ये देखते नहीं है। अगर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ये नहीं देख रहे कि सामने वाले बेंच पे कौन सी कास्ट का आदमी बैठे है, नाई जो हमारा कटिंग कर रहा है वो कौन सी कास्ट का है, हम तो देखते ही नहीं है सर। तो इसका मतलब है सर कि ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं ये चीज खत्म तो हुई है, ठीक है। तो देखो भाई किस किस ने खत्म किया, किस किस का योगदान है। तो गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, ये सारों ने क्या किया, ये सारों ने एक ऐसी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है जहां पे कास्ट इनइक्वालिटी नाम की चीज ही ना हो सर, एब्सेंट हो, ठीक है। तो कुछ तो उनके एफर्ट से काम हुआ और कुछ हमारे जो धीरे धीरे करके सोसाइटी के अंदर चेंज हुआ, इकोनॉमिक चेंज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, कास्ट और कास्ट सिस्टम जो हमारा मॉडर्न इंडिया के अंदर है वो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया सर। पहले जो होता था अब वो नहीं होता, आपको भी पता है, दिन रात का अंतर आ गया कि पानी और पसीने में बस यही अंतर है, वाह वाह करो, पानी और पसीने में बस यही अंतर है, पत्थर और नगीने में बस यही अंतर है, यूं मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में और जीने में बस यही अंतर है। देखो विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब जो धीरे धीरे करके सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, अर्बनाइजेशन आ गया। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ बढ़े, माइग्रेट करें, तो उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। लोग पढ़े लिखे होने लगे सर, बढ़िया एजुकेशन लेने लगे, बढ़िया काम अलग अलग करने लगे, जमींदारी सिस्टम रहा नहीं पहले वाला, क्योंकि पहले जो जमींदारी सिस्टम था, थोड़ा बहुत अगर आपको बताऊं तो लैंड के ओनर कौन माने जाते थे? जमींदार। जो फार्मर्स थे बेचारे वो किराए पे काम कर रहे, जमीन उनकी, लेकिन ओनर कौन कहलाते? जमींदार। अब वो उनके पास पैसा था, वो उस जमीन के लिए कुछ करते ना, और जो किसान बेचारा जो काम कर रहे हैं उसके पास पैसा नहीं था, नहीं तो वो कुछ कर लेता उस पे या कुछ नई टेक्नोलॉजी ले आता। बात समझ आ गई? तो ये था जमींदारी सिस्टम, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद जो ओल्ड विचार थे, पुराने विचार थे कास्ट हायरार्की के, वो भी क्या हो गए? खत्म हो गए। और हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो साफ साफ प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि कोई तुम भेदभाव नहीं कर सकते, किसके नाम पे? जाति के नाम पे। समझ आ गई बात क्या? ठीक है सर, ओके। क्या सर सारी जगहों से अब खत्म हो गया? नहीं, अभी भी कुछ कुछ मिल जाएगा आपको कि अनटचेबिलिटी आज भी कंप्लीटली क्या नहीं हुई, एंड नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको फिर भी प्रोहिबिट कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। तो कास्ट का कहीं ना कहीं किससे रिलेशन हो रहा है? इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेशन होता है। मतलब कि जो अपर कास्ट जिनको माना जाता है वो थोड़े पैसे वाले ज्यादा होंगे, बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा मिलेंगे। सारे आपको जितने भी अपर कास्ट वाले हैं वो ऐसा नहीं होगा कि सारी पैसे वाले हैं, या ऐसा नहीं मिलेगा सारे लोअर कास्ट वाले, क्योंकि कंडीशन अब बदल गई है, बहुत चीजें बदल चुकी है, ठीक है। पहले बात और थी, अब बात और है, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे अपर कास्ट सारी पैसे वाले हैं, जो लोअर कास्ट वाले या जो बैकवर्ड कास्ट वाले वो सारे बिना पैसे के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। पहले और अब में बहुत चेंज है। लेकिन यहां जो बात लिखी हुई है वो ये है कि जो कास्ट है वो क्लोजली रिलेटेड किससे है? इकोनॉमिक स्टेटस से। इसके अकॉर्डिंग जो अपर कास्ट वाले होते हैं वो क्या होते हैं? फॉरवर्ड कास्ट वाले क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं। और जो बैकवर्ड कास्ट वाले वो बिना पैसे वाले होते हैं या पैसा कम वाले होते हैं। बात समझ आ गई क्या? अब जाति जाति करते हैं अपने, जब कोई बीमार होता है अपने उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तब क्या वहां पे जाति पूछते हैं क्या? डॉक्टर की क्या जाति है? जब टीचर से पढ़ते हैं तो टीचर की जाति पूछते हैं क्या? बताओ। उसका धर्म पूछते हैं क्या? नहीं। अगर किसी को ब्लड चाहिए तो ब्लड लेते वक्त ये कहेंगे क्या? अरे किसका ब्लड है? दलित के? नहीं लेंगे। ब्राह्मण कह दो, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो इसका मतलब है ब्लड भी हमें अच्छा चाहिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीचर भी हमें अच्छा चाहिए, लेकिन नेता सर अपनी जात का होना चाहिए, अपनी कास्ट का हो, अपने धर्म का हो। क्यों भाई, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। तुम ये देखो कि बढ़िया काम कौन कर रहे हैं, बढ़िया इंसान कौन है, बढ़िया पॉलिसी किसकी है। समझ आ गई बात? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं अब। उसके बाद कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में क्या क्या कास्ट रोल प्ले करता है वो देखते हैं अपने। कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर? देखो बताता हूं आज तुम्हें क्या रोल है। जैसे धर्म के नाम पे जो फीलिंग आ रही थी उसे क्या बोलते थे? कम्युनलिज्म। तो मेरा धर्म बढ़िया, इसका धर्म क्या है? इंफीरियर है, मेरा सुपीरियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? कौन सी फीलिंग आ रही है? कम्युनलिज्म। जब ऐसे फीलिंग आए कि मेरी जाति बढ़िया, इसकी जाति बढ़िया नहीं है, तो वो कौन सी फीलिंग है सर? वो फीलिंग है कास्टिज्म की। समझ आ गई? सेम सुपीरियर इन्फीरियर वाला वही काम है। उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर सर कास्ट का क्या क्या रोल है वो करना है अपने को। देखो पार्टीज क्या करती है, उसी कैंडिडेट को खड़ा करती है इलेक्शन के अंदर जो किसी रीजन के अंदर, एरिया के अंदर मेजोरिटी में। सर नहीं समझ आई, दोबारा समझाओ। देखो जैसे एक एरिया के अंदर कोई कास्ट है, जैसे जाट लोग ज्यादा हैं सर,
ठीक है सर, जाट लोग ज्यादा हैं। तो अब जो पार्टीज है ना वहां पे, वो जाट आदमी को इलेक्शन में खड़ा करेगी, उसी को टिकट देगी। क्यों सर? क्योंकि उसको ये लगता है कि जितने मेजोरिटी वाले लोग हैं वो जाट को वोट दे देंगे और अपना बंदा जीत जाएगा। तो ये हो गया ना, इस कास्ट का रोल किस में निकल आया? पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। पॉलिटिकल पार्टीज है और कैंडिडेट्स है, वो आपकी फीलिंग के साथ खेलने लगते हैं सपोर्ट के लिए आपकी, ताकि आपकी सपोर्ट मिल जाए। वो आपकी फीलिंग के साथ खेलते हैं ताकि आपके वोट मिल जाए, आपको भावनाओं के अंदर बहा देते हैं। वही बात है ना, जाति का नाम लेके, धर्म का नाम लेके आपको भड़काया जाता है, सही मुद्दों से भटकाया जाता है। जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इतने मुद्दे हैं, उनसे हटा के तुम्हें धर्म, जाति के नाम पे लाया जाता है और अपना काम बनाया जाता है। और जब इलेक्शन होके नेताजी जीत जाते हैं, तब हम नेताजी को ढूंढते हैं, कहाँ है नेताजी? नेताजी मिलते नहीं है। नेताजी बढ़िया एसी में बैठ के, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक चल रही है, बढ़िया पार्टी हो रही है खतरनाक, तब नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद ड्यू टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब सर 18 साल से जो ऊपर है और वो वोट कर सकता है और सबके वोट की जो वैल्यू है वो बराबर है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। बात समझ आ गई क्या? 18 साल से ऊपर जो वोट कर सकता है और सबके वोट की वैल्यू क्या बराबर है, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इक्वल इंपोर्टेंस है। तो अब नेताओं लोगों को पता है कि चाहे कोई लोअर कास्ट का है, चाहे कोई अपर कास्ट का है, सर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सबके जो वोट की वैल्यू है वो बराबर है और अपने को वोट सबका चाहिए। और सबका अगर वोट चाहिए तो सबके बारे में सोचना पड़ेगा, सबके घरों में जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। तो ऐसा नहीं, अब नेताजी ऐसे नहीं कह सकते भी अपर कास्ट के चलेंगे लोअर के जाएंगे नहीं, अब लोअर के भी जाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि सबके वोट की वैल्यू क्या है? बराबर। ठीक है। उसके बाद कास्ट मैटर्स इन इलेक्शन। अब अपनों ने इतनी बातें की देखो कि कास्ट मैटर करती है, तो इसका मतलब सर सिर्फ सारा काम, फिर सारा खेल कास्ट का ही है पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं, सारा खेल कास्ट का नहीं है। अगर पॉलिटिक्स के अंदर सारा खेल कास्ट का होता तो ये काम देखो, अब इससे पता लग जाएगा आपको। अगर ये सारा मैटर कास्ट का होता तो फिर क्या होता? अगर अपने किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, सर ये क्या होता है? बहुत भारी भरकम वर्ड है। तो ये एक तरीके से कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। मान लो फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में आपको पता है कितनी सीटें हैं? सर 200 सीटें हैं, इतना हमें पता है। तो इसका मतलब राजस्थान को 200 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो राजस्थान को 200 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ऐसे करके। ठीक है सर, राजस्थान को 200 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये एक जो पार्ट है इसी को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। लेकिन मैंने ये एग्जांपल लिया एक स्टेट का, तुम पूरा सेंटर का एग्जांपल ले लो, लोकसभा का एग्जांपल ले लो। जो लोकसभा के अलग अलग एरिया बांटे होते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो एरिया बांटे होंगे, यूपी, राजस्थान एरिया बांटे होंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। तो किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के अंदर मेजोरिटी नहीं है किसी भी सिंगल कास्ट की। तो अगर किसी सिंगल कास्ट की मेजोरिटी नहीं है तो फिर इसका मतलब सर, इसका मतलब सारी कास्ट को पूछना पड़ेगा, सारी कास्ट के पास जाना पड़ेगा और वोट मांगने पड़ेंगे। तो बताओ, हो गया ना? पता लग गया ना? देखो दूसरा सेकंड पॉइंट का मतलब बताता हूं आपको भी। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है भी कोई पार्टी है, मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उसको एक सारी कास्ट वोट उसी को देगी। सर समझे नहीं? जैसे मान लो जाट कास्ट जो है वो सारे के सारे जाट बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? किसी जाट को कांग्रेस पार्टी भी पसंद हो सकती है, किसी जाट को आम आदमी पार्टी भी पसंद हो सकती है। तो इसका मतलब तो सर सारा का सारा रोल कास्ट का नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट। कई बार क्या होता है भी एक एरिया के अंदर आपको पता है कि ब्राह्मण ज्यादा है, मान लो। ठीक है सर, हमने मान लिया कि एक एरिया के अंदर ब्राह्मण ज्यादा है। अब सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचेगी कि हम अपना जो कैंडिडेट है ना वो ब्राह्मण इलेक्शन में खड़ा करें। सारे के सारे कैंडिडेट हमारे कौन सी हो? ब्राह्मण हो। फिर अब सारे अगर ब्राह्मण हो जाएंगे तो बताओ फिर अब ब्राह्मण सारे किसको वोट देंगे? पहले वाले ब्राह्मण को, दूसरे वाले ब्राह्मण को, या तीसरे वाले ब्राह्मण को? तो सर इसका मतलब तो फिर वही बात होगी, कास्ट मैटर इतना नहीं कर रही। ठीक है। उसके बाद जैसे रूलिंग पार्टी, अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर ऐसा कोई कास्ट अगर मैटर करती तो आज तक जो इतनी सरकारें बदली है तो वो हमेशा एक ही सरकार रहती, हमेशा एक ही रूलिंग पार्टी रहती। एमएलए इतनी बार हारते हैं, एमपी इतनी बार हारते हैं, तो अगर वो हार रहे हैं तो इसका मतलब सर कास्ट हमेशा मैटर नहीं करती। बात समझ आ गई क्या? हाँ सर बिल्कुल, मैंने पूरी कोशिश किया आपको इजी से इजी वर्ड बताने की। देखो अब अपने करते हैं नेक्स्ट। अब इसके अंदर अपने करेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। पहले अपनों ने किया था कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब करेंगे पॉलिटिक्स का क्या रोल है कास्ट के अंदर। तो पहला पॉइंट है, देखो कैसे कैसे सेवरल फॉर्म लेती है कास्ट पॉलिटिक्स, किसके अंदर? कास्ट के अंदर। अब कोई भी अगर कास्ट ग्रुप है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी जितनी भी कास्ट देखेगा, चाहे सब कास्ट है चाहे नेबरिंग कास्ट है, वो सारों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तू ब्राह्मण है, हाँ तू जाट है, कोई बात नहीं, आजा
तो कहने का मतलब सारे लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे, सारे बिगर यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब नेताजी आए और डायलॉग मारे तो हमारे पास भी ये डायलॉग हो कि हम एक नहीं, हम अनेक हैं। अब बताओ वोट चाहिए नहीं चाहिए, वोट चाहिए तो बातें सुनो। तो इसका मतलब है सर पॉलिटिक्स तो काम कर रही है किसके अंदर, कास्ट के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग जो कास्ट ग्रुप हैं वो आपस में बातचीत भी उस टाइम करने लग जाते हैं, उनकी आपस में बनने भी लग जाती है, गठबंधन भी बनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है सर ये तो बढ़िया बात है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें पॉलिटिक्स की वजह से नए नए तरीके के कास्ट ग्रुप सामने आते हैं। पॉलिटिकल यहां आएगा पॉलिटिकल एरेना, ठीक है। तो हमें बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप जो है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे, किसकी वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये वाला सेम आ गया, देखो ये वाला यहाँ पे भी सेम था और यहाँ पे भी सेम था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, लास्ट स्लाइड है अपनी। कास्ट का पॉलिटिक्स में होना या पॉलिटिक्स का कास्ट में होना क्या सर हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बढ़िया है? तो इसके पॉजिटिव रोल भी मिलेंगे आपको और नेगेटिव रोल भी मिलेंगे। सर देखते हैं, दोनों रोल देख लेते हैं, आज देखी जाएगी। देखो पॉजिटिव रोल क्या है, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी थी, जिनको आज तक कोई ग्रुप को कोई पूछ नहीं रहा था, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर अब क्या आने लगी, पावर में शेयर होने लगी। सर ये तो बढ़िया बात है, पावर उनको भी मिलने लगी, उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलने लग गया। जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी थी, जिनके साथ भेदभाव होता था, क्योंकि सबकी वोट की वैल्यू इक्वल है सर, सबको पूछना पड़ेगा नेताजी को, ठीक है सर, ओके। तो पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी, जो लोग ओबीसी के हैं, दलित कास्ट के हैं, उनको भी अच्छा एक्सेस मिलने लग गया डिसीजन बनाने में। अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनमें भागीदारी इनकी भी होने लगी, बढ़िया बात है सर ये तो। और धीरे धीरे करके जो भेदभाव होता था कास्ट के बेसिस पे, वो सर कम होने लग गया, क्योंकि अब सारे लोग कास्ट के बेसिस पे जब इकट्ठे हो जाएंगे, बिगर यूनिट बना लेंगे, तब नेताजी कहेंगे भाई साहब वोटर बैंक मेरा बढ़ रहा है। फिर हर कास्ट ग्रुप पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव रोल क्या है सर, नेगेटिव रोल ये है, अगर हमारी जो पॉलिटिक्स है सिर्फ कास्ट के बेसिस पे चलती रही तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और अगर इसी बेसिस पे चलती रही तो हम दूसरे मुद्दों को तो भूल ही जाएंगे, गरीबी को, डेवलपमेंट को, करप्शन को, इन पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। और वैसे भी नेता लोग तो चाहते हैं कि इन पे हमारा ध्यान ना जाए, वो हमें खिला पिला के खुश कर देते हैं, हमें धर्म जाति के नाम पे खुश कर देते हैं, और इतने में हम कहते हैं क्या बात है, क्या दर्द है आवाज में, नेताजी मजा आ गया, और बाद में नेताजी मिलते नहीं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो सम टाइम ये कई बार टेंशन बन जाती है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, और वायलेंस भी क्रिएट कर देती है, दंगे फसाद भी क्रिएट कर देती है, अगर ये पीक लेवल पे पहुंच जाए तो, ठीक है। ये लो जी, ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला चैप्टर पूरा समझ आया होगा। फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी नंबर दिया हुआ है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते ही आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये वाले नोट्स आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने बना के दिए हैं, और ये आपको रिवीजन करने में बहुत बहुत काम आएंगे। आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।